हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड एंड ट्रिकी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये हमारा मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसके बाद हमारे दो और आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या बोल रहा है कि अल्कोहल मेथड इज़ यूज टू फाइंड विच टाइप ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है, अल्कोहल मेथड से आप किस प्रॉपर्टी को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आंसर है वो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी फाइंड आउट की जाती है अल्कोहल मेथड के द्वारा, वो वाटर कंटेंट प्रॉपर्टी होती है। और वाटर कंटेंट जो होता है वो बहुत सारे मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, वो होता है ओवन ड्राइंग मेथड। लिख लीजिए भाई, यहाँ पर देख लीजिए कि भाई क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। ये जो होता है लेबोरेटरी में किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए। उसके बाद एक हमारे पास होता है पाइक्रोमीटर। पाइक्रोमीटर मेथड। पाइक्रोमीटर जो होता है ये भी वाटर कंटेंट को ही फाइंड आउट करता है, लेकिन ये मोर सुटेबल होता है कोहेजनलेस सॉइल जो होते हैं। कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, सैंड ग्रेवल वगैरह जो हो गए, तो ये कोहेजनलेस सॉइल होते हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने वाला होता है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड जो होता है ये बहुत ही तेजी से काम करता है, बहुत ही तेजी से काम करता है। इसलिए ये एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि भाई ये परफॉर्म जो करेगा वो बहुत ही तेजी से करेगा, रैपिड करेगा, तो एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है। अगला देखिए, एक होता है टोर्जन टोर्जन बैलेंस मेथड। टोर्जन बैलेंस मेथड, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी वाटर सॉइल की वाटर कंटेंट प्रॉपर्टी को ही फाइंड आउट करता है। एंड एक होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी वाटर कंटेंट को ही फाइंड आउट करता है। इसको करने में सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट्स ही लगते हैं। तो ये टेस्ट जो होता है फील्ड के ऊपर किया जाता है। आप कैल्शियम कार्बाइड को फील्ड में ही कर सकते हैं, लेबोरेटरी में करने की जरूरत नहीं है आपको। अल्कोहल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये अल्कोहल टेस्ट जो होता है वाटर कंटेंट को ही फाइंड आउट करता है। एक हमारे पास एक ही बचता है अब, जो मेरी नज़र में आ रहा है वो है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड जो होता है ये भी वाटर कंटेंट को ही फाइंड आउट करता है इन सीटू कंडीशन के लिए। इन सीटू जो होती है, तो भाई इतने सारे मैंने आपको मेथड बताए हैं वाटर कंटेंट को। तो इसी नाम पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम डायमीटर किसका ऑफ द बार इन डिजाइन ऑफ स्लैब ऑफ 100 mm ओवरऑल डेप्थ। हमारे पास भाई एक स्लैब है, उसकी डेप्थ कितनी है, 100 mm है। तो भाई उसके लिए मैक्सिमम जो डायमीटर रहेगा बार का, वो हम कितना यूज करेंगे, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जेई में पूछा गया है, एचपी जेई में पूछा गया है, बहुत सारे स्टेट के जेई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई हमारा आईएस कोड कहता है 456 कि जो डायमीटर होता है रेनफोर्सिंग बार का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब, या फिर D/8। D/8 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि डी जो होता है वो ओवरऑल डेप्थ होती है स्लैब की, तो इस वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि हमारे पास 100/8 ये करेंगे हम, तो हमारे पास 12.5 mm आंसर आ जाएगा। तो 12 mm हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्पेसिंग की बात आती है कि भाई मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है मेन बार के लिए, जो मेन बार होती है वो 3D या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, 3D, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही आप मैक्सिमम स्पेसिंग मेन बार के लिए
यूज़ करते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील की अगर आप बात करेंगे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, तो माइल्ड के लिए आपको पता है कि भाई आप 0.15% यूज करते हैं। HYST वार के लिए 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के आप यूज करते हैं। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ एग्रीगेट आर बेस्ट सूटेबल फॉर कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए। भाई हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए और बहुत ही टिकाऊ चाहिए, बहुत दिनों तक वो चलना चाहिए हमारा जो स्ट्रक्चर है। हमें कुछ और नहीं चाहिए कि भाई हमें जल्दी से काम हो जाए कंक्रीट से, हमें सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए एंड टिकाऊपन चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, यानी कि जो एग्रीगेट होता है उसको ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये पूछा गया, देखिए पोरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली, सभी में ग्रेड ग्रेड ही लिखा गया है कि ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग जो है क्या आंसर रहेगा हमारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि भाई कम्युनिटी टैब भी होती है यूट्यूब के सेक्शन में, तो वहाँ पर हम आपको बहुत सारी पोस्ट जो है वो लिख कर देते रहते हैं, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको एक पोस्ट दे दूंगा जहाँ पर ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म, ओपन ग्रेड, वेल ग्रेडेड, डेंस जो होते हैं वो सारे उनकी डेफिनेशन, उसमें क्या क्या आता है वो सारा कुछ लिख के प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपली मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेल ग्रेडेशन, जिसको आप डेंस ग्रेडेशन या फिर डेंस एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, बेल ग्रेडेड एग्रीगेट या फिर डेंस ग्रेडेड एग्रीगेट। ये जो एग्रीगेट होते हैं इसको आप, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, टिकाऊपन चाहिए, मिक्स डिज़ाइन चाहिए आरसीसी के लिए, तो उस केसेस में आप इस एग्रीगेट को यूज़ करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, रेकमेंडेड वैल्यू ऑफ स्लम्प ऑफ कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। भाई रोड की कंस्ट्रक्शन आपको करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्लम्प वैल्यू जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती ही है। तो क्या होती है स्लम्प जो टेस्ट होता है, इससे आप वर्केबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लम्प की जो वैल्यू होती है लो से हाई होती है, लो से हाई होती है। सो यहाँ पर हमसे रोड के लिए पूछा गया, तो रोड के लिए सबसे कम वैल्यू होती है 20 से 40 mm स्लम्प की वैल्यू होती है। 40 से 50 की अगर आप बात करेंगे, ये ऑप्शन 4 में 40 से 50 जो होती है, जैसे कि हमारा स्लैब हो गया, बीम हो गया, एंड कॉलम हो गया, वॉल्स हो गई, एंड पैरापेट्स हो गए, जो पियर्स होती है, उन सभी के लिए 40 से 50 ही रेकमेंड की गई है स्लम्प वैल्यू। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में और भी वैल्यू दी गई, जैसे कि ऑप्शन ए में है 70 से 80। 70 से 80 जो होती है, जहाँ पर कंक्रीट की लाइनिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप इस स्लम्प वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, आप इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ नेचर ऑफ प्रोजेक्ट दिए गए हैं और वहाँ पर कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि भाई सॉइल फॉर फाउंडेशन ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक के लिए, ऑयल स्टोरेज टैंक के लिए। तो उसके लिए आपको पता है कि वाइब्रेटरी रोलर यूज करेंगे आप। सॉइल फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, सॉइल जो आप यूज करेंगे पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए कौन सा होता है, तो वो होता है दूसरे नंबर वाला, बी का 2, स्मूथ व्हील रोलर, ये आप यूज करते हैं। एंड सॉइल एट द कोर ऑफ अर्थ डैम के लिए, कोर ऑफ अर्थ डैम के लिए आप शीप फुट रोलर आप 1 यूज करेंगे। एंड लास्ट में हमारा डी का रैमर एक ही बचता है, तो ये इस तरह से मैच होगा। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से हमने मैच कर दिया है, देख लीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए स्टेयर केस का केसेस आ रहा है दैट लार्ज बलस्टर और पोस्ट यूज्ड टू एंकर द हैंड रेल इज नाउन एज।
इन ए स्टेयर। आपको पता है कि स्टेयर केस का केस भी होता है। यहाँ पर बहुत सी टेक्निकल टर्म्स आती हैं, जैसे जिसको आप कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, जैसे कि स्टेप हो गया, ट्रेड हो गया, राइजर हो गया, लैंडिंग हो गया, फ्लाइट, गोइंग, राइज, नोजिंग। तो इस तरह से पिच हो गई, स्लोप, स्ट्रिंग, बहुत सारे जो हैं, ब्लस्टर भी आता है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन बनाकर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हैंड रेल आप जिसके ऊपर हाथ रखते हैं, जैसे कि हमारे मान चलो कि ये सीढ़ी है, यहाँ पर इसको सपोर्ट देने के लिए ये जो लगाए होते हैं, इसको आप ब्लस्टर बोलते हैं, ये हैंड रेल है। सो इन ए स्टेयर केस ए लार्ज ब्लस्टर या फिर पोस्ट यूज टू एंकर द हैंड रेल। एंकर करने के लिए, लटकाने के लिए आप यूज करते हैं, उसको आप न्यूवल पोस्ट बोलते हैं। न्यूवल पोस्ट, ये एंकर यानी कि भाई टिकी रहे, मेन आपको पता है यहाँ पे गोल गोल जैसा बना होता है, तो ये न्यूवल पोस्ट होती है। आंसर 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। मेन काम इसी का ही होता है, न्यूवल पोस्ट जो होती है। नहीं तो ये ब्लस्टर तो ये ऐसे डिजाइनिंग के काम में ही आते हैं ज़्यादातर, बाकी मेन काम जो होता है इसी का ही होता है। स्टेबिलिटी के लिए आप इसको यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए डॉक्यूमेंट फॉर्मुलेटेड इन ए टेंडरिंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू स्पेसिफाई मटेरियल, लेबर एंड देयर कॉस्ट एक्सेट्रा इज नाउन एज। उसको आप क्या बोलते हैं? देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बोल रहा है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको फॉर्मुलेट इन द टेंडरिंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू स्पेसिफाई मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट एक्सेट्रा। सो भाई उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं, इसको आप BOQ इससे रेफर कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है, एब्रीविएशन ये होती है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक बिल फॉर मटेरियल के लिए हो गया एंड दूसरा बिल फॉर लेबर के लिए हो गया। ये दो तरह की होते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी जो होती है, ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप भाई कंस्ट्रक्शन से जुड़े मटेरियल, लेबर, कॉस्ट वगैरह सब कुछ का डाटा रखते हैं, उसको बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसको आप इसके नाम से रेफर करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, बिल फॉर मटेरियल, बिल फॉर लेबर के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर d इज किसके बराबर होता है? कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्लास्टिक थ्योरी among the given shape of the cross section which the steel member has largest shape factor। यहाँ पर 4 शेप फैक्टर दिए गए हैं प्लास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। इन सभी में से किसका सबसे ज़्यादा शेप फैक्टर होता है? इन चारों में से भाई, चारों में से किसका सबसे ज़्यादा होता है? रेक्ट एंगुलर सेक्शन की बात करेंगे तो हम 1.5 होगा। अगर आप डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड का 2 होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सॉलिड सेक्शन जो होता है, वैसे सेक्शन तो 2-3 तरह के होते हैं। सो यहाँ पर आप किसी का भी उठा लीजिए, तो 1.7 सॉलिड का या फिर सर्कुलर का किसी का भी उठा लीजिए, सेक्शन का तो यही आएगा। उसके बाद आई सेक्शन जो होता है उसका भी हमारे पास 1.2 से लेकर 1.4 होता है। तो यहाँ पर डायमंड का ही सबसे ज़्यादा होता है। वैसे यहाँ पे सॉलिड सर्कुलर का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप इसको देख लीजिए। बाकी ये तीनों का बिल्कुल करेक्ट है। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो ट्रायंगुलर सेक्शन का होता है 2.34। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डायमंड का ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो आप ट्रायंगुलर सेक्शन जो होता है उसका होता है शेप फैक्टर। ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में दिया गया है कि भाई कौन सा किससे मैच होगा, ये हमें देखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस।
भाई इमेजिनरी लाइन होती है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। उसके बाद एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो होता है ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही होती है, तो देख लीजिए ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही होती है। उसके बाद हमारे पास लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्रॉस हेयर, तो ये भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास एक ही बचता है पैरालेक्स, पैरालेक्स जो होता है इसका वन आंसर हो जाएगा, तो ये देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। सो आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। जिसने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इरिगेशन वाटर हैविंग SAR वैल्यू ऑफ 20 इज कोल्ड। इरिगेशन का पानी जो होता है उसकी SR वैल्यू जो होती है वो 20 होती है, तो उसको हम किस पानी की कैटेगरी में रखते हैं। ये SR वैल्यू जो होती है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वैल्यू जो होती है 0 से लेकर 26 से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। तो ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई लो किस केसेस में होती है, फिर मीडियम होती है, फिर हाई होती है, एंड बहुत सारी हाई जो होती है वो 26 से ज़्यादा वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं सभी के बारे में आपको बता देता हूँ कि SR वैल्यू कब होगी, कितनी होगी, तो हमारा जो टाइप ऑफ वाटर होता है वो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है कि लो सोडियम वाटर। तो लो सोडियम के लिए हमारी जो SR वैल्यू होती है वो 0 से 10 होती है। उसके बाद मीडियम सोडियम वाटर आता है, तो मीडियम हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, तो मीडियम 10 से लेकर 18 तक होती है। उसके बाद हाई सोडियम होता है, तो हाई के लिए 18 से 26 SR वैल्यू होती है। एंड वेरी हाई सोडियम जो होता है उसके लिए ग्रेटर देन 26 वैल्यू होती है SR वैल्यू। तो यहाँ पे 20 ही पूछा गया है, तो 20 18 से 26 ये हमारा पास ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस रेगुलेटर इन मेन कनाल आर प्रोवाइडर। क्रॉस रेगुलेटर जो होता है मेन कनाल में आप प्रोवाइड करते हैं, क्यों, क्या कारण होता है उसका। जो क्रॉस रेगुलेटर होता है उसका प्रोवाइड करने का यही रीजन होता है कि जो सप्लाई होती है डाउनवर्ड पेरेंट चैनल जो होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन में हो जाएगा, कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटेंसिटी ओ या फिर इरिगेशन फॉर खरीफ इज 45% एंड दैट फॉर रबी इज 60%, देन एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगा। एनुअल इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी फॉर खरीफ एंड राबी या फिर इरिगेशन फॉर खरीफ एंड इरिगेशन फॉर राबी के लिए हमारे पास दिया गया है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एनुअल इंटेंसिटी जो होगी इरिगेशन की वो क्या होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो होती है वो सम होता है किन दोनों का, खरीफ एंड रबी का। दोनों का सम आप करेंगे 45 एंड 60, तो हमारे पास 105% एनुअल इंटेंसिटी आ जाएगी। ऑप्शन ये थर्ड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। खरीफ एंड राबी का जो रेशियो रहेगा, इनके सम रहेगा, उसको ही आप इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ इरिगेटेड एरिया अंडर राबी एंड खरीफ क्रॉप्स इज कॉल्ड। बोल रहा है कि जो आप एरिया इरिगेट करते हैं, चाहे वो रबी के अंदर आता हो चाहे फिर खरीफ के अंदर आता हो, उस रेशियो को आप कौन सा रेशियो बोलते हैं। उस रेशियो को हम बोलते हैं राबी खरीफ रेशियो, राबी खरीफ रेशियो, एंड आल्सो कॉल्ड क्रॉप रेशियो। ऑप्शन
सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉक्स सेक्सटेंट स्मॉल पॉकेट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज टू फाइंड। सबसे पहले आपको बॉक्स सेक्सटेंट जो होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक स्मॉल पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है। ये कैरी करने में भी बहुत ही इजी होता है, क्योंकि छोटा है तो आप इसको पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। इसका जो डायामीटर होता है वो 75 mm का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। एंड इसको आप यूज़ करेंगे ताकि ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल जो होता है उसको मेजर कर सकता है। ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल जो होता है उसको मेजर कर सकता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर जो शिप जो होती है, समुद्री जहाज़ जो होता है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अब कौन सी दिशा में जाना होता है। तो दिशा को जांचने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली से आपको इसको हैंडल करना चाहिए, छोटा है कहीं गिर सकता है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो मिरर एरर जो होता है इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता, बाकी लोकेटिंग इनएक्सेसिबल पॉइंट जो होते हैं उसको ये पता कर सकता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल ये तो मैंने आपको बता दिया, चेन एंगल जो होता है इसको भी ये कर सकता है। एंड इसको आप एक और जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई और, जैसे कि एक थेडोलाइट होता है। थेडोलाइट जो होता है आपको पता है कि वो भी मेजर कर सकता है एंगल वगैरह। तो उस इसका यूज आप उस एंगल को चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमानेंटली डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट टूटा हुए। तो परमानेंटली डिफॉर्म हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी के ऊपर, दोनों के बारे में बताया था कि भाई क्या होती है। शॉर्ट वीडियो बनाई थी, इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें हमारी शेप परमानेंटली चेंज हो जाए उसको आप डक्टिलिटी बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, वो सेम ही होती है। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड्स टू एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म फ्लो टू टेक प्लेस इन ओपन चैनल। कौन सी कंडीशन होती है, प्रिज्मेटिक चैनल एंड कांस्टेंट डेप्थ फ्लो की जो कंडीशन होती है वही एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, एज पर द terminological used for timber, the angle between the face of the cutter and the line joining the cutting edge to the center of the block is called, उसको हम कटिंग एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर बैलेंसिंग कंसिस्टिव कोऑर्डिनेट ऑफ ए थर्डोलाइट ट्रावर्स, सिम्बर्ट्स मेथड। अगला देखिए, मैक्सिमम पीएच वैल्यू जो होती है एक्सेप्टेबल पोर्टेबल वाटर के लिए वो कितनी होती है। एज पर हमारे आई कोड जो एक्सेप्टेबल पीएच वैल्यू होती है वो 6 से शुरू होती है और 8.5 तक एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है। कई जगह आपको 6.5 भी देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम पूछा गया तो हमारा आंसर थर्ड इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, विच टाइप ऑफ फेलियर ऑकर इन डीप फुटिंग इन केस ऑफ सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। हमारे पास सॉइल है जिसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है लो है, तो विच टाइप ऑफ फेलियर आपको डीप फुटिंग में देखने को मिलेगा। तो डीप फुटिंग में हमें जनरल शेयर फेलियर जो होता है वही देखने को मिलता है, जनरल शेयर फेलियर। हमारे पास एक पंचिंग शेयर फेलियर होता है, इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है हाई कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। लोकल शेयर जो होता है इसमें आपको अचानक से फेलियर देखने को नहीं मिलता है। एंड देयर इज नो टिल्टिंग ऑफ फुटिंग, ये भी आपको देखने को नहीं मिलता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। जो फाउंडेशन होती है पाइल की
उसका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का ये इफेक्ट पड़ता है कि उससे क्या होता है कि डिक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, लोड को कैरी करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए सर्विंग ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड एट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर 4 मीटर देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल स्केल। फ्रैक्शनल स्केल क्या होता है, यहाँ पर एक आरएफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है ये डिस्टेंस ऑन मैप, मैप पर कितनी डिस्टेंस है एंड ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो जो होता है वो आरएफ होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल स्केल जो होता है हमें ये पूछा गया है, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 4 मीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर है तो हमें ये 4 मीटर जो है इसको भी सेंटीमीटर की कैटेगरी में ही लाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 में कितने हो गए 400 सेंटीमीटर। तो 1 रेशो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल स्केल हमारे पास आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेट इज ए टाइप ऑफ, स्लेट किस तरह की रॉक होती है। स्लेट होती है मेटामॉर्फिक रॉक। हमारे पास स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्टरजाइट हो गया। जब भी किसी रॉक पर हाई हीट या फिर हाई प्रेशर लगता है तो वो चेंज हो जाती है रॉक, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में ही आती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट थ्योरी एंड टेकन बाय हमारे आईएस कोड द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सिल कंप्रेशन। एक्सिल कंप्रेशन के लिए हमारा जो स्ट्रेन होता है वो ये होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेंडरनेस रेशियो हैज विच ऑफ द फॉलोइंग डिमेंशन। स्लेंडरनेस रेशियो के पास कौन सी डिमेंशन होती है। स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो रेशियो होता है लेंथ ऑफ कॉलम एंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसके पास कोई भी डिमेंशन नहीं होती है। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई शॉर्ट कॉलम जो होता है उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, तो वो 32 से कम होता है, मीडियम के लिए 32 से 120 होता है एंड लॉन्ग कॉलम के लिए 120 से ज़्यादा होता है हमारा ये रेशियो। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, वैसे इजी भी है लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसका आंसर जो है वो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर कॉपर इन वाटर। आपको पता है कि पानी जो होता है उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड्स वगैरह होते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, कुछ परमिसिबल लिमिट होती है इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स। तो कितनी कितनी होती है ये सारा कुछ आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि जो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, कुछ इस तरह के तो हमें पता है कि भाई कितना होता है। आयरन हो गया, नाइट्रेट हो गया, जिंक टोटल हार्डनेस कितना हो गया, ये सब कुछ हमें पता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है कॉपर से पूछा गया है, तो कॉपर आपको पता है कि कितना होना चाहिए। तो एक्सेप्टेबल लिमिट की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्टेबल पूछा गया है तो 0.05 mg पर लीटर होता है। अगर परमिसिबल लिमिट की बात करें इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, उसकी बात करेंगे तो 1.5 mg पर लीटर होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेप्टेबल लिमिट के बारे में पूछा गया। एक्सेप्टेबल लिमिट आंसर ये होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन की सूरत में। हमारा आंसर तो हमें पता है कि एक्सेप्टेबल लिमिट ये होती है 0.05 mg पर लीटर। तो हमारा नियर बाय ऑप्शन ये बन रहा है। ये देखिए, वैसे होगा तो नहीं आंसर, लेकिन ये तो मैंने ही ऑप्शन बनाया है कुछ इस तरह के, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो आंसर एक्सेप्टेबल लिमिट 0.05 mg पर लीटर होता है, लेकिन नियर बाय ऑप्शन हमारा ये है। आपको पता है कि एग्जाम में भी नियर बाय ऑप्शन ही चूज किया जाता है, लेकिन ये जो है 1.5 ये जो होता है परमिसिबल लिमिट होती है। तो कंफ्यूज होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है।
वैसे 1.5 जो होती है ये हमारे जो फ्लोराइड होता है उसकी भी परमिसिबल लिमिट यही होती है, फ्लोराइड 1.5 ही होती है। तो दोनों सेम सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द प्री ट्रीटमेंट फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर विच इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ अलम इज नाउन एज। सो जो प्री ट्रीटमेंट फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, आप अलम का यूज करते हैं, उसको आप कोगुलेशन बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। अलम जो होता है या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, ये जो होते हैं मोस्ट कॉमनली कोगुलेंट, आप वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। अलम इज आल्सो इफेक्टिव इन किलिंग पैथोजेनिक जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उसके लिए भी आप अलम यूज कर सकते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारने के लिए अलम का आप यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन बेसिन टोटली डिपेंड्स अपॉन द, डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन बेसिन टोटली डिपेंड्स अपॉन द, किस पर टोटली डिपेंड करती है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, किस पर डिपेंड करती है? तो वो सेटलिंग वेलोसिटी जो होती है उस पर डिपेंड करती है, टोटली सेटलिंग वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सॉल्यूशन विच यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ अल्बुमिनियम नाइट्रोट प्रेजेंट इन द सीवेज। सो आप किस सॉल्यूशन को यूज करेंगे अगर आपको मेजर करना हो अमाउंट ऑफ अल्बमनॉइड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सीवेज? तो आप इस सॉल्यूशन को यूज करेंगे, KMnO4, इस सॉल्यूशन को आप यूज करेंगे, तभी आप अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ वाटर और वाटर टेस्ट कैन बी मेजर बाय ए टर्म कॉल्ड। ऑर्डर ऑफ वाटर या फिर वाटर का जो टेस्ट होता है वो आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ, उस टर्म को आप किस नाम से जानते हैं? सो जो ऑर्डर होता है पानी का, उसको आप मेजर कर सकते हैं एक डिवाइस के द्वारा। वो डिवाइस होता है ओस्मोस्कोप। ओस्मोस्कोप एक डिवाइस होता है, एंड उसको जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आप उसको TON में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि T4 क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्रेश होल्ड ओवर ऑर्डर एंड N फॉर नंबर, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड में दिया ही है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड गेज इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रॉड गेज जो होती है उसकी कितनी डिस्टेंस होती है दो इनर फेस के बीच में? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है ब्रॉड गेज के लिए। मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन जो होती है रेल के बीच में वो 1.6 मीटर होती है ब्रॉड गेज के लिए। 1 मीटर जो होती है वो मीटर गेज के लिए होती है, एंड 0.762 मीटर जो होती है वो नैरो गेज के लिए होती है। तो यहाँ पर mm में आंसर दिया गया है, तो आपको पता है ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ द कैम्बर बेस्ट सूटेड फॉर कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए। अगर आप सीसी का रोड बना रहे हैं तो कैम्बर की जो शेप होती है वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन की, पैराबोलिक, या फिर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए दोनों का, या फिर सर्कुलर होनी चाहिए? किस तरह की शेप जो है वो होनी चाहिए? भाई अगर आप लुक की रोड जो होती है जिसको आप बिचुमेन की रोड बोलते हैं, उसके लिए तो हमारा पैराबोलिक चल पड़ती है, लेकिन जो सीसी की रोड होती है उसके लिए हमारी स्ट्रेट कैम्बर होना चाहिए। शेप जो होती है वो स्ट्रेट लाइन का कैम्बर होना चाहिए। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। दोनों पॉइंट आप याद रखिए, दोनों पॉइंट ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना जरूरी है। भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेमेंट मिक्स डिजाइन मेथड। पेमेंट मिक्स डिजाइन मेथड जो होता है वो इनमें से कौन सा होता है? बेंकलमैन मेथड, या फिर कैलिफोर्निया वेरिंग रेशियो मेथड, या फिर बर्मिस्टेड मेथड, या फिर मार्शल मेथड? कौन सा मेथड होता है? पेमेंट मिक्स डिजाइन का जो मेथड होता है वो कौन सा होता है? तो वो मार्शल मेथड ही होता है, मार्शल मेथड। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमेन इज एक्सप्रेस इन।
डक्टिलिटी को आप डिस्टेंस में मेजर करते हैं, एक्सप्रेस की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पासिस पर डे टू कैटेगराइज इट एज मीडियम ट्रैफिक फॉर ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन इज। सो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, CVPD यानी कि कमर्शियल व्हीकल पर डे। तो ट्रैफिक जो रहेगा, ट्रैफिक का ग्रुप जो रहेगा वो कौन सा रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप भी मीडियम दिया गया है। ग्रुप एक लाइट होता है, एक मीडियम होता है, एक हैवी होता है। तो हमें CVPD की वैल्यू बतानी है कि कितनी होती है, नंबर ऑफ व्हीकल जो होते हैं वो कितने होते हैं। लाइट के लिए हमारा 50 से कम होता है, मीडियम की बात करेंगे तो 50 से 300 होता है, और अगर आप हैवी की बात करेंगे तो 300 से ज़्यादा हमारा कमर्शियल व्हीकल जो होता है वो ट्रैवल करते हैं। तो हमसे मीडियम के बारे में पूछा गया, तो मीडियम हमारा 50 से 300 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन 4 में दिया गया है, हमारा यही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे IS कोड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एट आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर इज। वैल्यू ऑफ स्ट्रेन जो होती है एट द आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर कितनी होती है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कुछ ना कुछ आपकी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर की यहाँ पे बात हो रही है, कंक्रीट की या फिर कंप्रेशन फाइबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टेंशन फाइबर की बात हो रही है भाई। जब भी आप कंक्रीट की बात करेंगे, इनके कंप्रेशन की बात करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज, वो हम कितना लेते हैं, 0.2035 इन बेंडिंग, हम इतना लेते हैं। जो स्ट्रेन होता है कंप्रेशन फाइबर आउटर मोस्ट में के लिए हम इतना लेते हैं, लेकिन टेंशन फाइबर की जब बात आती है तो हमारा आंसर ये होता है 0.202 प्लस FY ओवर 1.15 ES, ये हमारे पास आंसर होगा। दोनों पॉइंट को आप याद रखिए, दोनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट इन ए RC स्लैब फॉर डिफॉर्म बार के लिए। डिफॉर्म बार, HYST बार या फिर टोर बार के लिए जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होती है उसकी कितनी जरूरत होती है। अगर माइल स्टील की बात करेंगे तो माइल स्टील जो होता है उसके लिए 0.15 होता है। HYST बार पूछा गया डिफॉर्म बार के लिए तो उसके लिए 0.12 होता है। तो 0.12 यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये तो हमारा माइल स्टील के लिए हो गया। 0.12 नहीं दिया गया तो नियर बाय ऑप्शन हमारा ये आंसर हो जाएगा। वैसे होता ये है 0.12 होता है, 0.12% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट फॉर डिफॉर्म बार इन टेंशन कन्फर्म टू हमारे इस आयु, इनके ये डिफॉर्म बार जो होती है ये 1786 IS कोड में आती है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन बार इन टेंशन इज। भाई माइल स्टील जो होती है उसमें 60% बॉन्ड स्ट्रेस कम होता है। HYST बार जो होती है डिफॉर्म बार उसमें डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 60% ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ए टी बीम बिहेव एज रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस रिमेन विद इन द फ्लेंज। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, इफ डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार इज D, डायमीटर कितना है रेनफोर्समेंट बार का, D है, द एनकोरेज वैल्यू ऑफ द हुक अलोन विद बिलवी, एनकोरेज वैल्यू जो होती है वो 16D होती है, 16D होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।
हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। मेन प्रिंसिपल जो होता है सर्वेइंग का, वो काम करता है फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, हायर लेवल टू लोअर लेवल, या फिर लोअर लेवल टू हायर लेवल, या फिर पार्ट टू होल, या फिर होल टू पार्ट। कैसे काम करता है? तो मेन प्रिंसिपल जो होता है सर्वेइंग का, वो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज। जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, वो कौन सा होता है? उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रू वेरिंग, या फिर डिप, या फिर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, या फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो उसको हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेंसिटिविटी जो होती है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाई थी, इनके एक मॉक टेस्ट था, उसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया था कि भाई क्या क्या होता है अगर बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो कौन कौन इंक्रीज होता है, कौन कौन डिक्रीज होता है, वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो क्या क्या इंक्रीज होगी? इंक्रीज द लेंथ ऑफ लेवल ट्यूब, ये बिल्कुल सही है। एंड इंक्रीज द डायमीटर ऑफ लेवल ट्यूब, बिल्कुल सही बात है, ये भी इंक्रीज होती है। एंड एक इंटरनल रेडियस जो होता है लेवल ट्यूब का, वो भी इंक्रीज होती है। इंटरनल रेडियस जो होता है वो भी इंक्रीज होता है अगर ये बढ़ाएंगे तो। अब क्या क्या कम होती है? एक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी कम होती है। एंड डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द बॉल ऑफ द लेवल ट्यूब, ये भी डिक्रीज होती है। तो इट मीन्स कि ये सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑल ऑफ आंसर जो है वो सारे सही होने थे। सो ये सारे आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जो है ये मिस्टेक का दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर कोई आंसर नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर सच एज वैली, आपको फाइंड आउट करनी है, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा, द सर्वे इज प्रेफर्ड। आप कौन सा सर्वे जो है वो प्रेफर करते हैं? सिटी सर्वेइंग, या फिर लोकेशन सर्वेइंग, या फिर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, या फिर जियोडेटिक सर्वेइंग, कौन सा सर्वेइंग होता है? ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो है, ये आपको पता है कि बाउंड्रीज के बारे में बताता है, बाउंड्रीज जो होती है उसके बारे में बताएगा। एक हमारे पास लोकेशन सर्वे भी होता है। ये लोकेशन सर्वेइंग जो होती है, ये भी आपको स्पेसिफिक लोकेशन या फिर प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। जियोडैटिक सर्वेइंग जो होता है, इस शेप एंड साइज जो होता है अर्थ का, उसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो यहाँ पर हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा टोपोग्राफिक सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो ये आंसर, यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है। बाकी इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इसको भी आप देख लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द ऑपरेशन ऑफ टर्निंग द टेबल so that all the lines on the paper are parallel to the corresponding line on the ground is called। उसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, ओरिएंटेशन हम उसको बोलेंगे। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, टाइप ऑफ सर्वे वेयर द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, टेकन इनटू अकाउंट। तो वो होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन टेबल में क्या होता है कि यहाँ पर हम जियोडेटिक जो शेप होती है अर्थ सरफेस की, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पर जो शेप जो होती है, मीन सर्कल जो होता है अर्थ सर्कल का, उसको आप प्लेन ही कंसिडर करते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेम द इंस्ट्रूमेंट इन विच द माइक्रोवेव आर यूज्ड इंस्टेंट ऑफ लाइट। लाइट की जगह आप माइक्रोवेव उस इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? सो वो होता है टेल यूरोमीटर, ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन वन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल बाय ए थ्रेडोलाइट। तो वो होता है ट्रावर्स मेथड।
ये मेथड नहीं होता है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने का, किसके द्वारा, थर्डोलाइट के द्वारा। बाकी सारे मेथड होते हैं ये। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लेन टेबल सर्विंग। कौन सा एडवांटेज होता है? प्लेन टेबल जो होता है सुटेबल लार्ज एंड प्रिस्क्राइबर, ये छोटे काम के लिए सुटेबल होता है, गलत है। तो मोर रैपिड एंड लेस कॉस्टली, बिल्कुल सही बात है। चांस ऑफ गेटिंग ओमिशंस आर लेस, तो ये दो सही है, एक स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर शॉप फैब्रिकेटेड वेल्ड के लिए। तो यहाँ पे शॉप की बात की गई है, शॉप वेल्ड के लिए 1.25 होता है। अगर फील्ड वेल्ड की बात करेंगे तो उसके लिए आप 1.5 यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लग एंगल जो होता है उसको आप यूज करेंगे, क्या करेगा वो। लग एंगल जो होता है उसको आप यूज करते हैं ताकि वो जो लेंथ होती है कनेक्शन की, किसकी लेंथ को कम करने के लिए आप उसको यूज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिए, फॉर कनेक्टिंग 10 to 20 mm प्लेट्स मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज। 10 to 20 के लिए 5 मिनिमम साइज होता है फिलेट वेल्ड का, 5 mm। अगर 10 से कम रहेगा साइज तो उसके लिए 3 mm मिनिमम फिलेट का साइज रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ वेल्ड इज रिड्यूस व्हेन द लेंथ ऑफ द वेल्ड जॉइंट इज ग्रेटर देन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, 150 टाइम्स थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम permissible slenderness ratio of a major compression member which undergoes several of stresses due to wind load। ड्यू टू विंड लोड के लिए 250 होता है। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। सो आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। इसमें हमारे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ आरसीसी वर्क फॉर पर मशीन पर डे विल बी। एक्सपेक्टेड आउटटर्न जो होती है आरसीसी वर्क की एक मशीन की एक दिन के लिए कितना होता है। 5 क्यूबिक मीटर, 1.5 क्यूबिक मीटर, या फिर 3 क्यूबिक मीटर, या फिर 2.5 क्यूबिक मीटर। कितनी होती है एक्सपेक्टेड आउटटर्न की, कितना काम कर सकता है एक जो मिस्त्री है, एक दिन में कितना काम करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया गया है 5 क्यूबिक मीटर। 5 क्यूबिक मीटर जो होता है, अगर सिंपली आपको सीसी का काम करना है, सीमेंट कंक्रीट का काम करना है, तो उसके लिए आदमी जो होता है, एक मिस्त्री जो होता है, वो 5 क्यूबिक मीटर काम करेगा। 1:2 ये रेशो रहेगा, तो उतना काम करेगा 5 क्यूबिक मीटर। लेकिन आरसीसी वर्क के लिए पूछा गया है, तो आरसीसी वर्क जो होता है वो 3 क्यूबिक मीटर काम करता है एक मिस्त्री जो होता है एक दिन में। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। वैसे और भी आपको पता होने चाहिए कि भाई कितना एक्सपेक्टेड आउटटर्न होता है, किस किस का कितना होता है। जैसे कि एक रेनफोर्स ब्रिक वर्क होता है, रेनफोर्स ब्रिक वर्क जो होता है वो 1 क्यूबिक मीटर काम कर सकता है एक मिस्त्री जो होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन इन एनी टाइप ऑफ सॉइल। किसी भी प्रकार का सॉइल हो तो वहां पर आपको एक्सकावेशन करनी है, तो अर्थ वर्क के लिए, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्या होगा उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 यूनिट, क्यूबिक मीटर, मीटर, या फिर स्क्वायर मीटर। क्या रहेगा आंसर?
आपको पता है कि जब भी आपको एक्सकवेशन करनी होती है तो वो जो होता है वो क्यूबिक मीटर में ही मेजर किया जाता है। क्यूबिक मीटर यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगर आप क्वेरिंग ऑफ स्टोन करेंगे, स्टोन की जो क्वेरिंग होती है, खनन करना, वो भी क्यूबिक मीटर में ही होता है। स्टोन मैसनरी हो गया, वो भी ब्रिक मैसनरी जो होता है फाउंडेशन वगैरह में, वो भी क्यूबिक मीटर में ही किया जाता है। एंड कंक्रीटिंग तो सभी को पता है कि ये तो क्यूबिक मीटर में ही होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने जरूरी है, इसलिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन। मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो होता है इन चारों में से वो कौन सा होता है? कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि डिटेल एस्टिमेट जो होता है ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। उसके बाद प्लिंथ एरिया मेथड आता है। अगला देखिए, फॉर ब्रिक वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। नो डिडक्शन इज मेड फॉर द एरिया ऑफ ओपनिंग अप टू। कितने तक के एरिया के लिए अगर आप ब्रिक वर्क की बात करेंगे तो कितने एरिया तक के लिए उसकी आप डिडक्शन नहीं करते हैं, सिंपली उसको भी आप पेमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ब्रिक वर्क के केसेस में। प्लास्टरिंग का केस अलग है, प्लास्टरिंग का जो केस होता है वो अलग होता है, उसके लिए डिडक्शन जो नहीं की जाती है वो 0.5 स्क्वायर मीटर तक के लिए डिडक्शन नहीं की जाती है। लेकिन ब्रिक वर्क जो होता है उसके लिए अलग होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्रिक वर्क जो होता है उसके लिए कितनी तक की जाती है। तो ब्रिक वर्क के लिए 0.1 स्क्वायर मीटर तक की डिडक्शन नहीं की जा सकती है। तो ये ब्रिक वर्क। प्लास्टरिंग आपको पता है कि प्लास्टरिंग तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आपको पता होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि भाई प्लास्टरिंग के लिए तो ये होता है, यहाँ तक तो आप कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन एक या दो केसेस ऐसे आते हैं, देखिए जैसे कि 0.5 स्क्वायर मीटर से लेकर 3 स्क्वायर मीटर तक के एरिया के लिए जो आप डिडक्शन करते हैं वो सिर्फ एक फेस के लिए की जाती है। एक फेस के लिए मान के चलो कि कोई दीवार है, उसको दोनों साइड प्लास्टर किया हुआ है, तो उसका जो होल वगैरह है कुछ ना कुछ होगा वहां पर, तो उसकी जो डिडक्शन होगी, ये एरिया जो होगा, इतना एरिया होगा, तो उसकी जो डिडक्शन होगी उस प्लास्टर की बॉल की एक साइड होगी, दोनों साइड नहीं होगी। अगर 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आपका एरिया हो जाता है तो दोनों फेस के लिए आपको डिडक्शन जो होती है इज मेड फॉर बोथ साइड। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डिडक्शन की जाती है दोनों साइड के लिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फैचिंग नेट एनुअल रेंट ऑफ, इतना दिया गया है 64,000 एट द हाइएस्ट प्रीवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है वो फाइंड आउट करनी है। कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है, जो हमारे पास सालाना रेंट दिया गया है एंड कितने साल के लिए हमें वो परचेज करना है, कितने सालों के लिए परचेज करना है, यानी कि ये एंड कितने सालों के लिए परचेज करना है वो पता होना जरूरी है। तो ईयर परचेजेस जो होता है वो 100 बटे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है वो करेंगे आप, तो ईयर परचेजेस हमारे पास आ जाएगा 12.5 आ गया, तो 64,000 इंटू 12.5 ये हम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 8 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 लाख नहीं दिया गया, नियर बाय ऑप्शन हमारा ये आंसर रहेगा 8,64,000, यानी कि पूरा 8 लाख ही होता है आंसर। कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है वो 8 लाख आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ्लोरेंस इन सीमेंट इज काउज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सिलिका ऑप्शन 1 में दिया गया है। सिलिका सभी को पता है कि 17 से 25% होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सीमेंट होता है उसकी स्लो सेटिंग होती है, स्लो सेटिंग ऑफ सीमेंट। लाइम अगर ज़्यादा हो जाए
तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सीमेंट होता है वो अनसाउंड हो जाता है। अनसाउंड होने से क्या होता है कि ये एक्सपैंड हो जाता है, इनके बढ़ने लगता है। बढ़ने से ये फिर बाद में टूट जाता है। तो ये हो गया आयरन ऑक्साइड। सभी को पता है कि इससे तो आपको रेड कलर ही प्रोवाइड होता है, कलर के लिए होता है, स्ट्रेंथ भी आपको देता है। एंड अल्कलीज जो होती है ये एफ्लोरस का कारण बनती है। अल्कलीज का परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो 0.2 से लेकर 1% होता है। ये लिमिट में होना बहुत ही जरूरी है। सो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिथ। इनर पार्ट जो होता है सराउंडिंग द पिथ, उसको आप क्या बोलते हैं? इनर पार्ट जो होता है पिथ के सराउंडिंग, तो वो हार्ड ही होता है, हार्ड होगा। ये एक ट्रिक है, तो इसको मैंने कई वीडियो में आपको बताई है कि भाई ये क्या ट्रिक है। अगला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑन पेंटेड सरफेस इज नाउन एज। जो पेंट किया हुआ होता है सरफेस जो होता है उसके ऊपर बबल बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन पेंटेड सरफेस इज नाउन एज। उसको आप ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग आप उसको बोलते हैं। लॉसेस ऑफ एडेशन की वजह से आपको ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है वो ब्लिस्टरिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लिख लीजिए, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया है। अगला देखिए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम नेचुरल रॉक्स इज नाउन एज। उसको क्वेरिंग बोलते हैं। क्वेरिंग, खनन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एक ड्रेसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ड्रेसिंग जो होती है तो ये प्रॉपर साइज शेप जो होती है, फिनिशिंग वगैरह आप जो देते हैं उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। जब आप स्टोन को प्राप्त करते हैं किसी भी खदान से तो वो प्रॉपर शेप साइज वगैरह में नहीं होता है, उसको लाना पड़ता है, तो उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे मैच करना है हमें भाई। प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट दी गई है, ये प्रॉपर्टी है। एंड टेस्ट अपरेटस दिए गए हैं ये वाले। तो करेक्ट हमें चूज करना है कि भाई कौन किससे जो है वो मैच हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, चलिए कॉमन क्वेश्चन है ये, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करें कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जैसे कि ए का मान के चलो कि 2 है, वैसे मान के नहीं चलना, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे एक तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको बताना है कि भाई बी का 5 होगा, बी का ऑपरेटर्स होगा। तो ऐसे ही आपको आंसर में लिखना है कि सी का क्या होगा, डी का क्या होगा। बाकी ये तो ऑप्शन में है, इसका 1 2 3 4 ये 5 ये है, ये डी जो है डी तक ही है। सिर्फ सी और डी का आपको आंसर देना है, बाकी ए और बी का मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी सर्वेयर चेन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अब यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि सर्वेयर चेन जो होती है उसको पटवारी चेन भी आप बोलते हैं, सॉरी पटवारी नहीं, गंटर चेन आपको बोलते हैं। पटवारी तो रेवेन्यू चेन होती है, रेवेन्यू। तो ये गंटर चेन जो होती है सर्वेयर चेन के नाम से जाना जाता है। इसकी लेंथ की अगर आप बात के बारे करेंगे तो 66 फीट इसकी लेंथ होती है, लंबा होता है। 100 लिंक्स इसमें होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। सो एक लिंक्स जो होता है वो 0.66 फीट यानी कि 7.92 इंच के बराबर होता है। सो अगर 1 हेक्टेयर की बात करेंगे तो 10 स्क्वायर मीटर चेन बनती है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। 1 एकड़ इज इक्वल टू 10 स्क्वायर चेन ऑफ सर्वेयर चेन। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज। कंबाइंड करेक्शन जो होती है, देखिए अगर आप यहाँ पे कर्वेचर करेक्शन की बात करेंगे, कर्वेचर करेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, माइनस होती है, नेगेटिव होती है। तो कितनी होती है, नेगेटिव तो होती है लेकिन वो 0.0785 डी स्क्वायर, ये इतनी होती है कर्वेचर करेक्शन जो होती है। रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव होती है।
डिफ्रैक्शन करेक्शन की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव होती है, लेकिन कितनी होती है तो वो होती है 0.0112 डी स्क्वायर, इतनी होती है। तो यहाँ पे पूछा गया ये नेगेटिव होती है ये प्लस होती है, कंबाइन क्या होगी, माइनस प्लस माइनस, तो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए सिंपल कर्व द एंड ऑफ कर्व वेयर अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम कर्व टू टेंजेंट इज कॉल्ड। अलाइनमेंट चेंज हो रही है उसको आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड जो होता है उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, टूथपेस्ट, मिनरल इन सस्पेंशन, फ्लाई ऐश या फिर प्रिंटिंग इंक। क्या होगा थिक्सोट्रॉफी का एग्जाम्पल, क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो वो होगा प्रिंटिंग इंक। ऑप्शन फोर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी और भी होते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया आपका, ये भी थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का एग्जाम्पल होता है। जो आप लेडीज वगैरह जो होती है लिपस्टिक लगाती है, वो भी थिक्सोट्रॉपिक का एग्जाम्पल होता है। एंड जो कुछ पेंट्स वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन आप इन तीनों को याद रखिए, क्रूड ऑयल एंड लिपस्टिक, प्रिंटिंग इंक, ये थिक्सोट्रॉपिक के एग्जाम्पल होते हैं। बाकी ये तीन किसके होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बिलो एक्सप्रेशन सेटिस्फाइज सरफेस टेंशन ऑन होलो बबल। होलो बबल के लिए कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है। सो वो करती है P इज इक्वल टू 8, ये ऑप्शन फोर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, सिग्मा बटे डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू। वेंचुरीमीटर देखिए, वेंचुरीमीटर जो होता है वो डिस्चार्ज को मेजर करता है। एक वेंचुरी फ्लूम होता है वो भी डिस्चार्ज को मेजर करता है। वैसे वैसे बाकी और भी होते हैं, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक जो होता है पाइप से मेजर करता है, दूसरा जो होता है वो ओपन चैनल से मेजर करता है, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बेंचुरी मीटर, बेंचुरी, फ्लूम, सिर्फ बेंचुरी, बेंचुरी मीटर और यहाँ पे फ्लूम का फर्क है। बाकी तो आप कंफ्यूज करने के लिए तो इतना ही काफ़ी होता है। हाँ, ओरिफिस मीटर जो होता है वो भी पाइप में ही डिस्चार्ज को मेजर करता है, लेकिन बेंचुरी मीटर भी पाइप में ही डिस्चार्ज को मेजर करता है, ये आप याद रखिए। बेंचुरी फ्लूम जो होता है वो ओपन चैनल जो होता है उसमें मेजर करता है डिस्चार्ज को, ओपन चैनल के लिए ये है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट व्हेन इज बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए फ्लो फील्ड। बर्नौलीज क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि हमारा फ्लो जो होता है वो स्टेडी होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, इरोटेशनल फ्लो होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, वन डिमेंशनल, विस्कोसिटी जीरो होती है, इनके आइडल फ्लूइड होता है बर्नौलीज इक्वेशन में, इसलिए फोर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेनॉल्ट नंबर इंडिकेट दैट द फ्लो इज लैमिनर। फ्लो जो होता है वो लैमिनर होता है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, जब भी आप रेनॉल्ट नंबर की बात करेंगे, फ्लो जो हो रहा है वो पाइप के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ही कुछ ऐसे दिए गए हैं, 1200, 5000, 8000, 3000। सो ऑप्शन ही पाइप वाले दिए गए हैं, ओपन चैनल वाले नहीं दिए गए हैं, तो पाइप को ही लेकर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लैमिनार की बात की गई है। लैमिनार के लिए आपको पता है कि रेनॉल्ट नंबर 2000 से कम होता है, और जो हमारे पास टर्बुलेंट होता है उसके लिए 4000 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए 1200 ऑप्शन में है, 5000 है, 8000 है, 3000। लैमिनार की बात हो रही है तो 1200 से कम कौन सा है यहाँ पर, सिर्फ 1200 वाला ऑप्शन है। वन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेम द डिवाइस मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। एनी टू पॉइंट्स,
आपको पता है डिफरेंस को फाइंड आउट कर रहा है तो डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा हमारा इस क्वेश्चन में आंसर। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है उसको कौन अच्छी तरह से डिटरमाइन कर सकता है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ मोमेंटम इज यूज टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ प्रेशर। बैलेंसिंग ऑफ मोमेंटम यही अच्छी तरह से डिटरमाइन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बल्क मॉडुलस इन ए रिजिड बॉडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, तो वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 21 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आए हैं। यहाँ पर हमारे 21 मॉक टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आपको डिटेल में आंसर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ आरसीसी वर्क फॉर ए पर मैशन पर डे विल बी। आरसीसी वर्क के लिए एक्सपेक्टेड आउट टर्न जो होती है वो क्या होती है। आउट टर्न जो होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बड़ी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन को लेकर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन पाया है। तो देखिए, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एक स्किल्ड लेबर के द्वारा जो कैपेसिटी होती है किसी काम को करने की पर डे के हिसाब से, उसको टास्क वर्क या फिर आउट टर्न ऑफ द लेबर बोलते हैं। टास्क वर्क या फिर आउट टर्न बोलते हैं, एक ही बात है, आउट टर्न एंड जो टास्क वर्क होता है। तो यहाँ पे आरसीसी वर्क के लिए पूछा गया है, तो आरसीसी वर्क के लिए जो होता है वो 3 क्यूबिक मीटर एक मिस्त्री जो होता है एक दिन में इतना काम कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक सीसी का हमें काम करवाना है, सीसी कुछ भी हो सकता है, आपको पता है कि सीसी का काम जो होता है वो क्यूबिक मीटर में ही होता है। तो सीसी के लिए आपका जो रेशियो रहेगा वो 1:2:4 रहेगा। तो भाई एक मिस्त्री जो होगा वो कितना काम कर सकता है एक दिन में, एक्सपेक्टेड आउट टर्न उसकी क्या रहेगी। तो सीसी के लिए 5 क्यूबिक मीटर रहती है, क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन आपका बना है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन इन एनी टाइप ऑफ सॉइल। एनी टाइप ऑफ सॉइल, भाई मिट्टी जो है किसी भी प्रकार की हो, हमें क्या करनी है वहाँ पर एक्सकावेशन करनी है अर्थ वर्क के लिए, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो रहता है वो क्यूबिक मीटर रहता है। क्यूबिक मीटर रहता है, चाहे आपको क्या करनी हो, क्वेरिंग ऑफ स्टोन करनी हो, कंक्रीटिंग, आपको पता है कंक्रीटिंग वर्क तो क्यूबिक मीटर में ही होता है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में आपको ब्रिक वर्क करना हो वो भी क्यूबिक मीटर में आता है। स्टोन मैसनरी जो होता है वो भी हमारा जो होता है क्यूबिक मीटर में आता है। वही ब्रिक वर्क जो होता है फाउंडेशन में पूरा ही क्यूबिक मीटर में आता है, लेकिन जो आपको पता है कि कई केसेस ऐसे होते हैं ब्रिक मशीनरी के कि वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं, तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत अलग अलग आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन में होता है ब्रिक वर्क वो क्यूबिक मीटर में ही मेजर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन। मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो होता है एस्टिमेशन का वो किस पर बेस्ड होता है, मोस्ट एक्यूरेट। भाई मोस्ट एक्यूरेट तो सभी को पता है कि डिटेल एस्टिमेट ही होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। उसके बाद हमारा जो आता है वो प्लिंथ एरिया मेथड हो सकता है, लीस्ट जो हो सकता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट यही होता है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क की बात हो रही है यहाँ पे, प्लास्टर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन जब भी देखते हैं तो सिंपली
आंसर इसको लगाते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। ये ब्रिक वर्क के बारे में पूछा गया है। ब्रिक वर्क नो डिडक्शन इज मेड फॉर द एरिया ऑफ ओपनिंग अप टू। मान के चलो कि आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ छेद वगैरह कुछ ना कुछ रह रहा है, तो उस छेद की जो एरिया होता है वो कितना होना चाहिए, तब आप उसके लिए डिडक्शन नहीं करते हैं। तो ब्रिक वर्क केस जब भी आता है तो 0.1 स्क्वायर मीटर इतने तक एरिया के लिए आप कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं, नहीं की जाती है डिडक्शन, उसको क्वांटिटी में ले लेते हैं। अगर प्लास्टर की बात आती है तो प्लास्टर तो 0.5 स्क्वायर मीटर तक के लिए आप कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं प्लास्टर के लिए। अब प्लास्टर में दो केसेस और भी आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर में दो और केसेस आते हैं, तो वो केसेस क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। 0.5 स्क्वायर मीटर से लेकर 3 स्क्वायर मीटर तक का जो एरिया होता है उसके लिए डिडक्शन आप करते हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल फेस के लिए। मान के चलो कि आपके जो आपने प्लास्टर किया हुआ है, एक दीवार है उसको प्लास्टर किया हुआ है, तो उस दीवार का जो ओपनिंग एरिया जो है वो 0.5 से लेकर 3 स्क्वायर मीटर तक का एरिया जो है उसके लिए आपको डिडक्शन करनी है, तो आप सिंगल फेस के लिए डिडक्शन करेंगे, एक साइड की दीवार के लिए करेंगे, दूसरी दीवार की साइड के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अगर 3 स्क्वायर मीटर से आपका एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो आपको दोनों फेस के लिए डिडक्शन जो है वो करनी पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फैचिंग इन नेट एनुअल रेंट कितना है, हमारे पास 64,000 है। एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हमारे पास 8% है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटलाइज वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नेट एनुअल इनकम कितनी हो रही है ये आपको पता होना चाहिए, 64,000 की इनकम हो रही है। एंड ईयर परचेज, ये कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। अब ईयर परचेज हमारे पास नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 100 बटे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको हम करेंगे, तो ईयर परचेज हमारे पास 12.5 आ जाएगा। तो 64,000 मल्टीप्लाई 12.5 हम करते हैं तो हमारे पास 8 लाख जो है वो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। 8 लाख यहाँ पे नहीं दिया गया, हम नियर बाय ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, हमारा आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या हो सकता है इस ऑप्शन में ये भी आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, एफ्लोरेंस इन सीमेंट इज काउज ड्यू टू एक्सेस ऑफ। यहाँ पर हम ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ये चारों एक्सेस हो जाए तो क्या क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या करता है, इसकी अगर ये लिमिट में रहे ये, तो ये क्या करता है, ये अगला क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ज़्यादा की बात हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में सिलिका देखिए, सिलिका का परसेंटेज की अगर सीमेंट में बात करेंगे हम तो 17 से लेकर 25% सिलिका होता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो इससे क्या होता है कि सेटिंग टाइम जो होता है वो स्लो हो जाता है। सीमेंट का सेटिंग टाइम जो होता है, सिलिका ज़्यादा हो जाए तो वो सेटिंग टाइम स्लो हो जाता है। उसके बाद हमारे पास लाइम है। लाइम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो लाइम का होता है, 62% ये लाइम का परसेंटेज होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो सीमेंट होता है वो क्या होता है, अनसाउंड हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा सीमेंट जो होता है वो एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड सभी को पता है कि अम, लाल रंग जो होता है रेड कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके परसेंटेज की बात करेंगे तो 3 से 4% इसका परसेंटेज होता है। एंड लास्ट वन अल्कलीज, अल्कलीज की जो होती है इसका परसेंटेज जो रहता है वो 0.2 से लेकर 1% इसका परसेंटेज रहता है। ये शुड बी इन लिमिट होना जरूरी है, अगर ज़्यादा हो जाए तो एफ्लोरेंस जो होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। सो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लोग सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड। पिथ के सराउंडिंग जो होता है वो
क्या होता है? ये हमारा टिम्बर है, मान के चलो इस ये पित्त है। पित्त के सराउंडिंग जो होगा उसको आप क्या बोलेंगे? पित्त के सराउंडिंग जो होता है वो उसका हार्ट होता है, हार्ट वुड होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। ये कॉम्बिन लेयर जो होती है ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिन लेयर जो होती है एक थिन टाइप की लेयर होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये जो होती है किसके बीच में होती है? थिन लेयर ऑफ सैप, सैप की एक थिन लेयर होती है, बिटवीन होती है सैप वुड एंड इनर बार्क जो होती है इसके बीच में, सैप वुड एंड इनर बार्क जो होती है उसके बीच में ये कॉम्बियन लेयर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑन पेंटेड सरफेस इज नाउन एज। पेंट किया जो सरफेस होता है उसके ऊपर बबल बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ब्लिस्टरिंग बोलते हैं, ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये डाउट वाला ही क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम नेचुरल रॉक्स इज नाउन एज। प्रोसेस ऑफ, तो उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। नेचुरल रॉक्स होती है वहाँ से स्टोन किसी भी साइज़ में हो हमें से प्राप्त करने हैं तो उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। तो क्वेरिंग करने के बाद हमारा जो स्टोन होता है उसकी शेप साइज़ वगैरह कुछ नहीं होता है, तो उसको फाइनल टच जो होता है वो हम ही देते हैं शेप साइज़ में, तो उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैच करने को बोल रहा है तो आप इसको मैच करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो आप मैच करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं कि जैसे कि ए ऑप्शन हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये जो होता है जैसे कि ये 2 से मैच होगा, और जो बी है वो 5 से मैच होगा। उस तरह से सी और डी का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि इसका क्या आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सर्वेइंग से पूछा गया 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी सर्वेइंग चेन। सो 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी सर्वेयर चेन। सर्वेयर चेन जो होती है उसको हम जानते हैं गंटर चेन के नाम से। गंटर चेन जो होती है उसको सर्वेयर चेन के नाम से जानते हैं। इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 66 फीट इसकी लेंथ होती है। अगर हम यहाँ पे इसके लिंक की बात करें तो इसमें 100 लिंक्स होते हैं। 1 लिंक जो होता है वो 0.66 फीट के बराबर होता है। इंचज में बात करें तो 7.92 इंच के बराबर होता है 1 लिंक जो होता है। एंड जो 1 एकड़ जो होता है वो 10 स्क्वायर चेन के बराबर होता है, 10 स्क्वायर चेन के बराबर होता है। ये लैंड को मेजरमेंट करने के काम में आती है। सो ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंबाइन करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज। कंबाइन जो होती है कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन की कंबाइन जो करेक्शन होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी, क्या होगी? सबसे पहले आपको कर्वेचर जो होती है उसकी करेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो उसकी करेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस प्लस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? नेगेटिव के बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन में हमारा यहाँ पे नेगेटिव आंसर हो जाएगा। इन दोनों की कंबाइंड जो करेक्शन होगी वो नेगेटिव आएगी। ये पॉइंट आप याद रखिए। मैथमेटिकल से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए सिंपल कर्व, सिंपल कर्व द एंड ऑफ द कर्व वेयर अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम कर्व टू टेंजेंट, तो उसको पॉइंट ऑफ टेंडेंसी बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड जो होता है उसमें जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है विद टाइम अंडर कांस्टेंट अप्लाइड शियर स्ट्रेस। अगर टाइम के साथ साथ आप शियर स्ट्रेस जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं तो जो विस्कोसिटी होती है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड में वो कम होती है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल की बात की है कि भाई इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा सिर्फ प्रिंटिंग इंक ही दिया गया है थिक्सोट्रोपिक एग्जाम्पल। एक जो होता है वो क्रूड ऑयल होता है, इसका एग्जाम्पल। एक लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक जो होती है वो भी इसका ही एग्जाम्पल होता है। एंड कुछ पेंट्स जो होते हैं, सर्टेन पेंट्स, वो भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। बाकी ये 3-4 जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई ये किसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसको लेकर भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं, तो आपको इसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके आंसर क्या है। मैंने क्योंकि इसके बारे में बताया आपको कि टूथपेस्ट जो होता है वो किसका होता है एग्जाम्पल, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच बिलो एक्सप्रेशन सेटिस्फाई सरफेस टेंशन ऑन होलो बबल। होलो बबल में सरफेस टेंशन के लिए कौन सी एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करती है, तो वो ऑप्शन 4 ये वाली सेटिस्फाई करती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। एक होता है बेंचुरीमीटर मीटर, एक होता है बेंचुरी फ्लूम मीटर फ्लूम। अब दोनों ही क्या करते हैं, डिस्चार्ज को ही मेजर करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज जो होता है वो एक पाइप में मेजर करता है, दूसरा जो होता है वो ओपन चैनल में मेजर करता है। तो कौन सा पाइप वाला है, कौन सा ओपन चैनल वाला है, ये दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो बेंचुरीमीटर जो होता है वो पाइप में डिस्चार्ज को मेजर करता है, फ्लो को मेजर करता है। एंड बेंचुरी फ्लूम जो होता है वो ओपन चैनल में डिस्चार्ज को मेज़र करता है। ओरिफिस मीटर जो होता है वो भी भाई डिस्चार्ज को ही मेज़र करता है पाइप में, कंफ्यूज मत होइए। ओरिफिस मीटर जो होता है वो डिस्चार्ज को ही मेज़र करता है पाइप में, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए फ्लो फील्ड। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो एप्लीकेबल होती है सिर्फ अगर आपका फ्लूइड जो है आइडल फ्लूइड है, उसकी विस्कोसिटी 0 है, फ्लो जो है वो स्टीडी है, फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, एंड हमारा जो फ्लो है वो वन डिमेंशनल है, एंड हमारा जो फ्लो है वो इरोटेशनल है। इन सभी कंडीशन के लिए वो एप्लीकेबल होती है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो देखिए हमारे पास स्टीडी यहाँ पे दिया है, स्टीडी भी दिया है, अनस्टीडी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी स्टीडी दिया है। तो 3 ऑप्शन जो है हमारे सही बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन इनकम्प्रेसिबल, ये भी बिल्कुल सही है। ये कंप्रेसिबल, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो पहले से ही गलत है, इनकम्प्रेसिबल। अब दो जो है यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए रोटेशनल, तो ये गलत हो गया, तो इट मीन्स कि हमारा ये ऑप्शन 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इंडिकेट दैट द फ्लो इज लैमिनार। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं ये बता रहा है कि जो हमारा फ्लो होगा वो पाइप के अंदर होगा। तो ये पाइप के कंडीशन के लिए वैल्यू है दी गई है यहाँ पर। तो लैमिनार के लिए आपका रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो 2000 से कम होता है। एंड ट्रांजिशन के लिए जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो 2000 से 4000 के बीच में होता है। टर्बुलेंट के लिए हमारा 4000 रेनॉल्ड नंबर होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया लैमिनार के लिए, लैमिनार के लिए 2000 से कम होता है, 2000 से कम ऑप्शन 1 में दिया गया, 1200 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द डिवाइस दैट मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। एनी 2 पॉइंट्स डिफरेंस की बात कर रहा है तो डिफरेंशियल मैनोमीटर।
सिंपल है, इसको याद रखने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए बैलेंसिंग ऑफ मोमेंटम जो होता है उसको आप यूज़ करते हैं ताकि वो डिटरमाइन कर सके सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल्क मॉडुलस इन ए रिजिड बॉडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। तो वो होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन की वीडियो जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।